नमस्कार, मैं श्रीधर सिंह बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत आज मेरा व्याख्यान का विषय है अगस्ट काम्ट और उनके प्रमुख विचार। अगस्ट काम्ट का पूरा नाम रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर काम्ट है। अगस्ट काम्ट का जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के प्रवर्तक अगस्ट काम्ट को ही माना जाता है, क्योंकि अगस्ट काम्ट ने ही 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की नींव रखी थी, समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा था। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तुलना में अपेक्षाकृत एक नवीन विज्ञान है। जब समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी तो बहुत सारे विषयों की स्थापना हो चुकी थी। क्या कारण था कि अन्य विषय की स्थापना हो चुकी थी, उसके बाद समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई, यानी समाजशास्त्र अन्य विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत एक नवीन विषय क्यों है? इसके अगर संदर्भ में जाएं तो हमें पता चलेगा कि यूरोप में उस समय तत्कालीन समाज में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। औद्योगिक क्रांति हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, पुनर्जागरण हुआ था, वैज्ञानिक क्रांति हुई थी। इन सब की वजह से समाज की संरचना बदलने लगी थी, समाज की इकाइयों की संरचना बदलने लगी थी, परिवार में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, बहुत सारे सामाजिक ये कहें विखंडन की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, समाज की संरचना बदलने लगी थी। अगस्ट काम्ट चाहते थे कि समाज का समग्र एवं सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाए, और समाज का समग्र एवं सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाया, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाकर ही समाज या सामाजिक संबंधों या मानवीय व्यवहार से संबंधित एक ऐसा अध्ययन किया जा सकता है जिसके माध्यम से एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाया जा सकता है। इन्हीं सामान्य या सिद्धांतों के द्वारा घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, और घटनाओं की भविष्यवाणी करके घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, और घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करके समाज की पुनर्रचना की जा सकती है, जिससे एक बेहतर समाज की स्थापना हो सके। और यही अगस्ट काम्ट का प्रमुख ध्येय था, एक बेहतर समाज की स्थापना करना, समाज के विखंडन को कम करते हुए एक बेहतर समाज की स्थापना करना। इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से समाज की घटनाओं को, समाज को समझने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र का प्रारंभिक नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। सामाजिक भौतिकी के नाम से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति या प्रत्यक्ष विज्ञानों की अध्ययन पद्धति या प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति। अगस्ट काम्ट प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धति के माध्यम से समाज की घटनाओं का अध्ययन करना चाहते थे, समाज का अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने विषय का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन उस समय घटना हुई, उस समय बेल्जियम के एक विद्वान थे क्वेटलेट महोदय, जिन्होंने सांख्यिकी में अपना एक शोधपत्र प्रस्तुत किया था और उसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। यह स्थिति ऐसी हो गई कि विद्वानों में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्वानों में एक ऐसी स्थिति हो गई कि किसके विषय को सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी माना जाए। बाद में एक गोष्ठी का आयोजन होता है और इसमें ये स्वीकार किया जाता है कि क्वेटलेट का जो अध्ययन की विषय वस्तु है वो उनके नाम से ज़्यादा मेल खाती है, और इस प्रकार क्वेटलेट के द्वारा जो दिया गया नाम सोशल फिजिक्स था वो उसको मान्यता दे दी गई। और बहुत सारी विरोधाभास की स्थितियाँ थी, क्योंकि अगस्ट काम्ट वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से समाज की घटनाओं का अध्ययन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धति के माध्यम से समाज का अध्ययन किया जाए, जहाँ की प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति मूर्त होती है और समाज की जो प्रमुख विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है, जो कि अमूर्त हुआ करता है। इस प्रकार मूर्त विषय वस्तु के अध्ययन पद्धति के माध्यम से अमूर्त विषय वस्तु का अध्ययन करना ये अपने आप में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कर देती है। इस प्रकार अगस्ट काम्ट ने अपने विषय का नाम सामाजिक भौतिकी से बदलकर उसको और व्यापक बनाते हुए समाजशास्त्र रख दिया। अगस्ट काम्ट ने जब समाजशास्त्र का नामकरण किया तो उस समय अपने दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी अभी भी उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से समाज का अध्ययन करना था। अगस्ट काम्ट जब समाजशास्त्र का नामकरण किए तो समाजशास्त्र को दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से समाजशास्त्र का नाम गढ़ा।
जिसमें पहला शब्द था सोसस, जो लैटिन भाषा का बना है, जिसका अर्थ होता है सोसाइटी, और दूसरा शब्द होता है लोगस, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्टडीज, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विषय, समाज की घटनाओं का अध्ययन करने वाला विषय। इसी को उन्होंने एक समाजशास्त्र शब्द का नाम दिया, और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जो समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है। लेकिन अगस्ट काम्ट, जैसा कि हम जानते हैं, अगस्ट काम्ट का प्रमुख ध्येय था वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से समाज की घटनाओं का अध्ययन करना, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने एक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, जिसके तहत वो ये चाहते थे कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए। प्रत्यक्षवाद का मूल अर्थ है प्राकृतिक विज्ञानों की विचारधारा, यानी प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपना के समाज की घटनाओं का अध्ययन करना, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति क्या है? अगर हम इसमें जाएं तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति वह होती है जिसमें सबसे पहले एक सुनिश्चित विषय वस्तु का हम एक चुनाव करते हैं, एक ऐसा विषय वस्तु रखते हैं जिसका हमें अध्ययन करना होता है, और उस अध्ययन करने वाले विषय वस्तु का एक परिप्रेक्ष्य का निर्माण कर लेते हैं तथा तत्पश्चात उसकी एक परिकल्पना बनाते हैं। जैसे अगर हमें अपराध का अध्ययन करना हो, अगर हमारी विषय वस्तु अपराध हो, तो हम परिकल्पना बनाते हैं कि अपराध का मुख्य कारण गरीबी है या अशिक्षा है। ये हमारी परिकल्पना हुई, जिसको उपकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना के बाद जो तथ्य हम लोग आंकड़े एकत्र करते हैं घटना से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, अपने अध्ययन संबंधित जो भी हम तथ्यों का संकलन करते हैं, उसके बाद तथ्यों को संकलन करने के बाद आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। आंकड़ों के वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात आंकड़ों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद हम एक निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष में हम ये देखते हैं कि अपराध का मुख्य कारण गरीबी है। इस प्रकार हम जब बार बार वही विषय वस्तु का बार बार अध्ययन करते हैं और बार बार हमें बस वही निष्कर्ष मिलता है कि हाँ अपराध का मुख्य कारण गरीबी है, तो इससे निष्कर्षों की पुनरावृत्ति करते हैं। यानी जब बार बार निष्कर्ष वही प्राप्त हो तो निष्कर्षों की पुनरावृत्ति होती है, और तब जाके हम उस घटना से संबंधित एक सामान्य या सिद्धांत का निर्माण करते हैं कि हाँ अपराध का मुख्य कारण गरीबी है। और जैसे हम सामान्य में सिद्धांत बना लेते हैं, उसके बाद उस हम घटनाओं की भविष्यवाणी करने लगते हैं। यानी भविष्यवाणी का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ गरीबी होगी वहाँ वहाँ भविष्यवाणी कर लेंगे कि वहाँ वहाँ अपराध के दर में भी वृद्धि होगी। हमारी भविष्यवाणी करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और जब भविष्यवाणी करने की क्षमता हमारी आ जाती है तब हम घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यानी अगर हमें अपराध को रोकना है तो सबसे पहले हमें गरीबी पर प्रहार करना पड़ेगा, हमें गरीबी को रोकना होगा। और जब घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तब समाज की पुनर्रचना कर लेते हैं, ऐसा समाज जिसमें अपराध मुक्त हो। यानी हम गरीबी को खत्म करके अपराध को मुक्त कर सकते हैं, अपराध को खत्म कर सकते हैं, अपराध की दर को कम कर सकते हैं, और तत्पश्चात एक बेहतर समाज की स्थापना हो सकती है। और यही अगस्ट काम्ट का मुख्य ध्येय था। अगस्ट काम्ट प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के द्वारा समाज का अध्ययन करके एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहते थे। और अगस्ट काम्ट का जो सामान्य या सिद्धांत है, जब सामान्य या सिद्धांत बेहतर समाज की स्थापना करता है तब वह सामान्य में सिद्धांत मानवता का धर्म भी विकसित करता है। अगस्ट काम्ट के अनुसार मानवीय कल्याण की जो भावना होती है वह बेहतर समाजों में होती है। यानी जो अगस्ट काम्ट का बेहतर समाज था वो मानवीय कल्याण की भावना से पूर्ण था, मानवीय कल्याण की भावना से भरा हुआ था। अगस्ट काम्ट कहते हैं कि सामान्य में सिद्धांत जब बन जाता है तब समाज के सदस्यों में ज्ञान में वृद्धि होती है, उनकी बौद्धिकता का स्तर उच्च हो जाता है, उनके अंदर तार्किकता आती है, घटनाओं से संबंधित बौद्धिकता का विकास होता है। और जब तार्किकता बौद्धिकता का विकास होता है तब घटनाओं से संबंधित लोगों में एक मतता आती है, सहमति आती है, और एक मतता या सहमति ही मानवीय कल्याण की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक दूसरे की आवश्यकताओं को अपने हितों की पूर्ति से जोड़ कर देखते हैं, और यही भावना मानवीय कल्याण की भावना में वृद्धि करती है, और यही मानवता का धर्म
और इसी मानवता के धर्म से बेहतर समाज की स्थापना होती है। इस प्रकार अगस्ट क्रांति का मानवता का धर्म एक बेहतर समाज की स्थापना करना है और बेहतर समाज की स्थापना के अंतर्गत ही मानवता का धर्म विकसित होता है। तो संक्षिप्त में अगस्ट क्रांति का प्रत्यक्षवाद का यही अर्थ हुआ। अगस्ट क्रांति का दूसरा प्रमुख जो सिद्धांत है वह 3 स्तरों का नियम है। मानव चिंतन के 3 स्तरों का नियम है। इसमें वो ये बताते हैं कि अगस्ट क्रांति ये जानना चाहते हैं कि पेड़ पर रहने वाले बंदर से लेकर आज तक के सभ्य मनुष्य ने जो सफर तय किया है उसके पीछे क्या नियम है, वो कौन से नियम है जिनके द्वारा व्यक्ति सभ्यता के शिखर तक पहुंचा है। अगस्ट क्रांति कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे मानव सभ्यता का भी विकास होता है, वैसे वैसे मानव चिंतन का भी विकास होता है। और मानव चिंतन का जो विकास है, मानव चिंतन 3 स्तरों से होकर जाती है। पहला है धर्मशास्त्रीय अवस्था, दूसरा तात्विक अवस्था, तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। धर्मशास्त्रीय अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक चीज़ों को व्यक्ति धर्म से जोड़ कर देखता है, यानी सभी घटनाओं के पीछे एक धार्मिक सत्ता का अनुभव करता है, सभी घटनाओं के पीछे ईश्वर की शक्ति का अनुभव करता है। यानी संसार में जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे ईश्वर का हाथ है। वह जितनी भी घटनाएं हैं ईश्वर का परिणाम है। ईश्वर के द्वारा ही समस्त संसार की घटनाएं घटित हो रही है। जैसे अगर बारिश हो रहा है तो इंद्रदेव ने बारिश कराया, अगर कोई बीमारी हुई तो वो माता जी हैं। अभी भी चेचक को एक दैवी शक्ति से जोड़ के देखा जाता है। चेचक के पीछे अभी भी हम धार्मिक भावनाओं को लेकर जोड़ के देखते हैं। दूसरा तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था में ईश्वर की व्यक्तिगत सत्ता का लोप होता है, यानी ईश्वर का चिंतन मूर्त रूप में न होकर एक अमूर्त रूप में होता है और समस्त घटनाओं के पीछे एक अलौकिक सत्ता, एक अमूर्त सत्ता का अनुभव किया जाता है, जो कि अपने आप में शाश्वत होता है, पूर्ण होता है। लेकिन जो शाश्वत होता है, पूर्ण होता है, वह वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित नहीं होता है। इसलिए तीसरी अवस्था आती है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। इसके अंतर्गत समस्त घटनाओं के पीछे कार्य कारण नियम देखा जाता है, समस्त घटनाओं के पीछे तर्क, निरीक्षण, प्रयोग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। समस्त घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है, यानी वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित घटनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं कांट कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तीनों स्तर एक दूसरे से परे हो, यानी एक स्तर के बाद ही दूसरा स्तर है, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि एक ही समाज में तीनों स्तर हो या एक ही मस्तिष्क के अंतर्गत तीनों स्तर एक साथ हों। जैसे हम धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में, धर्म के संबंध में या धार्मिक स्तर पे हम धार्मिक अवस्था में होते हैं, और जीवन जीने के आदर्शों के संबंध में, जीवन के आदर्शों के संबंध में तात्विक अवस्था में होते हैं, और जीवन जीने के जो साधन हैं उनके संदर्भ में हम वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था में होते हैं। ये 3 स्तर का नियम है। और तीसरा उनका प्रमुख सिद्धांत है विज्ञानों का सोपान, हायरार्की ऑफ साइंस। अगस्ट क्रांति विज्ञानों के सोपान के अंतर्गत एक नियम प्रस्तुत करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि पहला है प्रायश्चित्तता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, और दूसरा घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। वो विज्ञानों का एक स्तर बताते हैं जिसमें उन्होंने मैथ सीबीएसई के क्रम में उन्होंने विज्ञानों का सोपान बताया है। मैथ का मतलब मैथमेटिक्स होता है, यानी गणित शास्त्र। ए का मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है, यानी खगोलशास्त्र। बी का मतलब फिजिक्स होता है, यानी भौतिक शास्त्र। और सी का मतलब केमिस्ट्री होता है, यानी रसायन शास्त्र। बी का मतलब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। एस का मतलब सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। और ई का मतलब इथिक्स होता है, यानी नीति शास्त्र। यानी विषयों का विकास इसी क्रम में होता है। पहले मैथमेटिक्स हुआ, उसके बाद से एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ, फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी आया, फिर सोशियोलॉजी आया, तत्पश्चात इथिक्स आया। यानी जो पहला नियम है वो प्रायश्चित्तता वृद्धि क्रम का सिद्धांत है, यानी ज्ञान या विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहले आने वाले विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है। मतलब ये हुआ कि जो एस्ट्रोनॉमी है वह मैथमेटिक्स के सिद्धांतों पे काम करती है, क्योंकि
एस्ट्रोनॉमी खगोलशास्त्र में बहुत सारी हम ग्रहों के बीच की दूरी का पता लगाते हैं और ये गणित शास्त्र के नियमों पर ही आधारित होता है। फिजिक्स जो होता है यानी जो भौतिक शास्त्र होता है वह खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र के नियमों पर आधारित होता है। इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से ऊपर आने वाले विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है और समाजशास्त्र को उन्होंने इस क्रम में छठा स्थान दिया है। मैथमेटिक्स को पहला स्थान दिया, दूसरा एस्ट्रोनॉमी को दिया, तीसरा फिजिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा बायोलॉजी जीव विज्ञान को दिया, छठा उन्होंने समाजशास्त्र को स्थान दिया और सातवां इतिहास यानी नीति शास्त्र को स्थान दिया। सबसे ऊपर उन्होंने गणित शास्त्र को स्थान दिया है। और जो दूसरा नियम है वो घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत है। घटती हुई सामान्यता का मतलब होता है कि जैसे जैसे विज्ञानों का विकास हुआ वह कम सामान्य होती जा रही है। सबसे अधिक सामान्य विषय मैथमेटिक्स यानी गणित शास्त्र है, दूसरा जो सामान्य विषय है वो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र है और तीसरा फिजिक्स है, चौथा केमिस्ट्री है, पांचवा बायोलॉजी, छठा समाजशास्त्र है। इस प्रकार जैसे जैसे उनकी सामान्यता घटती होती है वैसे वैसे उनकी जटिलता भी बढ़ती जाती है। यानी समाजशास्त्र इन पांचों विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जटिल विषय है और सबसे कम जटिल विषय गणित शास्त्र को उन्होंने बताया है। इस प्रकार विज्ञानों के सोपान के अंतर्गत दो नियम काम करते हैं, प्रायशः वृद्धिकरण का सिद्धांत, दूसरा घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर उन्होंने विज्ञानों के सोपान की चर्चा की है और बताया है कि कैसे कैसे विज्ञानों का विकास हुआ। इस प्रकार अगस्त कांट के उपयुक्त प्रमुख सिद्धांत हैं प्रत्यक्षवाद, तीन स्तरों के नियम, मानव चिंतन के तीन स्तरों के नियम और तीसरा है विज्ञानों का सोपान हायरार्की ऑफ साइंस। अगस्त कांट की प्रमुख पुस्तकें पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी है। पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने प्रत्यक्षवाद, तीन स्तरों का नियम, विज्ञानों का सोपान इन सबका वर्णन किया है और पॉजिटिव पॉलिटी के अंतर्गत उन्होंने मानवता के धर्म की बात की है। आज हमारे अध्ययन का विषय अगस्त कांट और उनके प्रमुख विचार थे। दूसरे अध्याय में हम कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।